हम्म। और अरीब भाई कैसे है? रमजान कैसा चल रहा है आपका? बस अल्लाह का करम है, सब सुकून से। हाँ, इधर आपको पता है, बस सियासी सर्कस लगी हुई है। और हम्म। वो हम देख रहे हैं क्योंकि बड़ी फुल एंटरटेनिंग। वैसे ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सियासत ही है वैसे। ऐसा ही है, और मतलब ठीक ठाक उसमें पेचीदगियां, और अगर बंदा उसमें घुसे तो फिर घुसता ही चला जाता है। बस अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम पे बड़ी अभी वो मुश्किल मुश्किल वक्त आया हुआ है, महंगाई का। हम्म। और अब तो बड़े जो अब मेरा ख्याल में बहुत सारे जो अच्छे खासे मिडिल क्लास के घराने थे, हम्म। उनको भी अब एहसास हुआ है कि अच्छा, गरीबों की जिंदगी पाकिस्तान में कैसे गुजरती है। तो जी जी बिल्कुल। आप जाती तौर पे भी इफेक्ट हुए इससे? बिल्कुल हुआ हूँ यार, बिल्कुल हुआ हूँ। मतलब ये है कि मेरे घर के अखराजात जो हैं वो पिछले कोई साल भर में दुगने हो गए हैं तकरीबन। और इस तरह की अभी जो जिस मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह म्यूजिक से जो पैसे कमाता हूँ वो तो दुगने नहीं हुए बिल्कुल भी। तो जी जी। बिल्कुल वो तो शायद नीचे गिरा हो ग्राफ। बल्कि वो तो चूंकि नीचे चले जाते हैं ना, क्योंकि जो जो आपको देने, बेसिकली जिन्होंने पैसे कमा के देने हैं उनके पैसे भी कम हो रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा। एट द एंड ऑफ द डे वो जो सप्लायर है वो उसके पास पैसे कम है और वो भी आगे कम दे रहा है, तो फिर जो कमाने वाला है उसके पास पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन अखराजात जो है वो डबल हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो ऐसा। जो महंगाई की जो रेशो है वो 4 फोल्ड्स बढ़ जाती है, यानी हाँ डबल जी। नहीं होती, हाँ क्योंकि जी। आपकी आपकी आमदन कम हो गई है और आपकी जो अखराजात ज्यादा हो गए हैं, तो वो 4 टाइम्स आपके बढ़ जाते हैं। और ये री भाई बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लाइक मैं तकरीबन मुझे 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान से बाहर। यकीन करें कभी आज तक पाकिस्तान आके कभी महंगाई का एहसास नहीं हुआ। पहली दफा मैं आया हूँ इस दफा, यानी 6 महीने पहले मैं आया था और उस टाइम पे भी एहसास हुआ। लेकिन इस दफा तो लगता है जिस तरह क़यामत वाली बात है कि, और देख के ये एहसास होता है कि यार हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, फिर चलो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है, जो इवन जिसकी 6 डिजिट में सैलरी है ना, प्लस में सैलरी है, वो किस तरह गुजारा करता होगा अपना, वो बिल्कुल किस ऐसा तरह है। कर रहा बिल्कुल ऐसा है। अभी हम्म। आपने खुद देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अभी जो यहाँ पे आटा बांट रहे थे कुछ गरीब है। लोगों जी में, जी तो वहां पे जी किस जी। तरह का जो है हजूम जमा होके स्टैम्पीड हुई, वहां पे कोई 7 अफराद जो है वो जी जहाँ भाग हुए, तो मतलब अपना बल्कि वो जीव दे। ये भी पता कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश वाले जो है वो बड़े बदकिस्मत लोग हैं। आज वो भी हमारे साथ होते तो आटा उनको फ्री मिल रहा होता। हाँ जी, ये तो अब आपने बेचारे देखा जो कहाँ से बात निकल गई। हकीकत ये है कि बांग्लादेश जो है वो उस जमाने में उनको समझ आ गई थी कि भाई जो सनतें थी उस जमाने में भी वो तो ईस्ट पाकिस्तान में थी, और उन्होंने उस पर इन्वेस्ट भी जी किया। तो इसलिए अब वो जी बहुत बेहतर हालात हैं उनके। उनको जल्द जी। समझ आ गई कुछ बातें। अच्छा चलिए अली अरीब भाई, भाई चलो आप। ये तो हो गए हमारे मुल्क की सूरत हाल। और ये जब से मेरा सब बचपन से जवानी आ गई, जवानी से भी आगे निकल रहे हैं, तो हालात कभी बेहतरी की तरफ तो गए नहीं। हम अब आपकी तरफ आते हैं। आपने माशाल्लाह आपका एक जिंदगी का सफर रहा, और मुझे बल्कि जान के बड़ी खुशी भी हुई, और एक बड़े क्वेश्चन मेरे जहन में आए कि आपके वालिद साहब माशाल्लाह ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ लाइक पीटीवी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि पीटीवी वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द बिगिनिंग, लाइक दैट वाज अ प्राइवेट। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो किस तरह एक प्राइवेट से एक गवर्नमेंट सेक्टर में गई, और किस तरह से उसकी ट्रांजिशन हुई, और व्हाट और वाज द उसका प्रोजेक्ट, आइडिया कहाँ से बिकॉज़ आया योर था फादर वाज पीटीवी? हेड देयर। जी यार जहां तक मुझे पता है, जाहिर है मैंने भी कहानियां सुनी थी। मेरी पैदाइश 72 की है और पीटीवी जो है कयाम में आया 64 में। तो जी सन 64 में जी एक जापानीज कंपनी थी, और उनके बाद में शायद कुछ जर्मन पार्टनर्स भी थे, लेकिन सबसे इनिशियली एक जापानीज कंपनी थी। और उन्होंने एक प्राइवेट कोई कंपनी पाकिस्तान में के साथ पार्टनरशिप की, और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे एक पाकिस्तान में पहला टेलीविजन नेटवर्क हम सेटअप करते हैं, और अगर वो कामयाब हुआ तो फिर गवर्नमेंट उसको खरीद ले हमसे। तो उस वक्त फिर उन्होंने जो है वो अब्बा को अप्रोच किया,
अब्बा का बैकग्राउंड कुछ थिएटर से भी था, रेडियो से भी था, लेकिन टेलीविजन से तो जाहिर नहीं था ही नहीं टीवी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप इधर एक टीम सेटअप करें एक पायलट स्टेशन के लिए लाहौर में। और उस वक्त अब्बा कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई आई डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट टेलीविजन। तो उन्होंने अब्बा से कहा कि नाइदर डज एनीवन एल्स इन पाकिस्तान, तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। तो फिर वो उन्होंने अब्बा को हायर किया और फिर जो है वो अब्बा ने टीम बनाई उन इनिशियल लोगों की जो पहले प्रोड्यूसर्स थे, पहले कैमरामैन थे पीटीवी के निसार मिर्जा साहब। उन्होंने भी कभी टीवी कैमरा नहीं पकड़ा था हाथ में, वो एक स्टिल फोटोग्राफर थे। उनकी तस्वीरें देख के ही जो है अब्बा ने कहा कि भाई तुम्हारी आंख तो बिल्कुल ठीक है, समझ बूझ बिल्कुल ठीक है, तो अब बस एक थोड़ा सा काम है कि अब मूविंग पिक्चर्स की तरफ किस तरह आना है। और इसी तरह फिर आपने तारिक अजीज का नाम लिया, तो पहले जो अनाउंसर थे, और फिर खवातीन में मेरा ख्याल में कबल नसीर थी शायद, अगर मैं गलत मुझे नहीं याद हो तो वो फजल कमाल थे, आगा नासिर थे। तो वो एक इनिशियल टीम जो है वो फिर कयाम में आई और वो एक तंबू के नीचे लाहौर में एक सर्कस टेंट के नीचे उन्होंने अपना पहला सेटअप शुरू किया। और अयूब खान का दौर था उस वक्त और वो एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको खरीद लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली कितने महीने चला ये मुझे नहीं पता, ये बल्कि माँ मेरी अब सो गई है, वरना उनसे पूछ लेते, उनको ये जाहिर है वो तो विटनेस थी इन सारी चीजों की। उस वक्त उनकी नई नई शादी हुई थी वालदैन की, तो वो भी साथ साथ थी। और फिर ट्रांसटेल भी, वो जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें आई, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। और फिर प्रॉपर पहला चैनल जो है वो पहला स्टेशन रावलपिंडी में शुरू हुआ। उस पायलट स्टेशन के बाद पहला स्टेशन रावलपिंडी में, और फिर उसके चंद 4 दिन बाद कराची में। और शुरू में जब उन्होंने वो पायलट स्टेशन शुरू किया तो उन्होंने पता नहीं कितने 100 टीवी सेट्स जो हैं वो बांटे, लोग मुख्तलिफ लोग चुने फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ और उनमें तकसीम किए। और वो पहला जो तजुर्बा किया वो उन लोगों के सामने किया। तो उस जमाने में जो है वो तो वीटीआर तो उस वक्त आया नहीं था, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती नहीं थी, तो सारी ट्रांसमिशन जो है वो लाइव हुआ करती थी। तो वो उसकी कहानियां वो बताते हैं कि किस तरह लाइव जो था वो उनके पास 2 स्टूडियो थे साथ साथ, और एक स्टूडियो पे सेट लग रहा होता था अगले प्रोग्राम का, और दूसरे स्टूडियो में जो है वो लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती थी। और तो उसी तरह जो है वो एक के बाद एक, जाहिर है शुरू में चंद घंटों की ट्रांसमिशंस थी, फिर सुबह से शाम तक होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये थी दास्तान टीवी की उस वक्त। जाहिर है उस वक्त फिर उसके जल्द चंद साल बाद भुट्टो साहब आ गए। फिर भुट्टो की गवर्नमेंट में उन्होंने फिर अब्बा से कहा कि अब आप पेशावर और क्वेटा में भी शुरू करो। उस वक्त तक जो है ऑलरेडी जमाने में पिंडी, कराची और लाहौर शुरू हो चुका था। और फिर क्योंकि भुट्टो का उसकी जो एक विजन का हिस्सा था कि हमने एक अपने कल्चर को, प्लूरलिस्टिक कल्चर को इनकरेज करना है, तो फिर उन्होंने पेशावर सेंटर और क्वेटा सेंटर भी फिर खोला भुट्टो के जमाने में। और उस वक्त जाहिर है वो एक वाहिद टीवी चैनल होता था, और वो उसको एक एज अ पब्लिक सर्विस टीवी देखा जाता था। तो उस वक्त कोई दौड़ नहीं थी एडवर्टाइजमेंट्स के चक्कर के पीछे, स्पॉन्सरशिप्स के पीछे। उसका कोई कंपटीशन तो था नहीं, एक फ्री मार्केट का वो दौर शुरू नहीं हुआ था उस तरह पाकिस्तान में, उस तेजी से जिस तरह बाद में हुआ। तो इसलिए उस वक्त टीवी जो था वो, मेरा ख्याल में पाकिस्तान के 2 इदारे ऐसे हैं जो कि जब शुरू हुए तो पहले 10 साल उन्होंने एक अरूज का पीरियड देखा, और उसके बाद फिर आज दोनों का ही बुरा हाल है। एक था पीटीवी और दूसरा पीआईए। पीआईए भी ऐसा इदारा था जो कि जब कायम हुआ तो दुनिया की 10 सबसे अच्छी एयरलाइंस में शुमार किया जाता था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और पीटीवी भी जो है वो ऐसा जबरदस्त प्रोग्रामिंग उन्होंने शुरू की कि वो
इंडिया की फिल्म एकेडमीज में आज तक जो है पुराने पीटीवी के ड्रामे दिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो उस वक्त जो है वो जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे और प्रोड्यूसर्स थे वो एक जज्बे के साथ काम किया करते थे, और सेंसरशिप का सच दौर नहीं था। तो उस वक्त अब्बा जो थे वो प्रोड्यूसर से कहते थे कि यार आप खुद पढ़े लिखे लोग हो, और आपको खुद पता है कि हमारे मुल्क में किस तरह की चीजें दिखानी चाहिए, किन चीजों को खुल के नहीं दिखाना चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाओ। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रोड्यूसर्स जो थे वो खुद प्रोग्राम का ख्याल सोच के आया करते थे और कहते थे कि भाई हमने फला टॉपिक पे हम ड्रामा बनाना चाहते हैं, फला राइटर से लिखवाना चाहते हैं, और मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये होता था कि उसको अप्रूव करे। आजकल के दौर में तो प्रोड्यूसर्स के हाथ में कुछ नहीं होता। आजकल के दौर में पीटीवी भी और बाकी प्राइवेट चैनल्स भी बेसिकली उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो उनको चलाता है और उनको बताता है कि अब इस तरह के ड्रामे ज्यादा चाहिए, इस तरह के नहीं चाहिए, इस पे क्योंकि हमें स्पॉन्सर्स मिलेंगे, इश्तिहार मिलेंगे। तो क्योंकि उस वक्त इश्तिहार पे वो रोजी जुड़ी हुई नहीं थी पीटीवी की, इसलिए दे वर फ्री टू एक्सपेरिमेंट। और उस वक्त फिर खास तौर पे बच्चों के पहले प्रोग्राम शुरू हुए, मौसीकी के पहले प्रोग्राम शुरू हुए, अपना एक क्विज शो बड़ा जबरदस्त नॉलेज का शुरू किया, कसौटी के नाम से आपको याद होगा, इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ, उबैदुल्लाह बेग साहब के साथ। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त था जी, बिल्कुल। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम थे वो, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। और फिर डॉक्टर परवेज हुद्बा को अब्बा ने पकड़ा और उनसे कहा कि यार आप, बल्कि डॉक्टर परवेज हुद्बा अब्बा के पास आए, उन्होंने कहा कि साइंस के प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, ये भी होने चाहिए। तो अब्बा ने कहा कि आप करें। तो फिर उन्होंने जो है वो फिर खुद अपने कुछ साइंस के प्रोग्राम्स डिजाइन किए और वो किए। और बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, कलियां होता था, वो पॉकेट शो फारूक कैसर साहब का, अंकल सरगम वाला, और जितने भी जो ड्रामे भी थे वो उनमें एक सोसाइटी पे उनकी एक मतलब वो बड़े रेलेवेंट थे। हंसी मजाक भी था लेकिन उसमें जो है एक बड़े पैगाम भी होते थे। मसलन मन चलेगा सौदा, हाँ बिल्कुल, अलिफ नून हो गए, और अनवर मकसूद, और वो जो आंगन टेढ़ा, एक मुझे याद है दिलदार भट्टी भी होते थे प्रोग्राम, दिलदार परवेज भट्टी साहब जो थे। अच्छा, ये आपने जिक्र किया कि ये पिंडी से स्टार्ट हुआ और फिर कराची में 4 दिन बाद दोबारा से एक और जो पीटीवी का सेंटर था खुला। पाकिस्तान में हर चीज पिंडी से क्यों स्टार्ट होती है? वहाँ की पिंडी की आशीर्वाद जो है वो हर चीज के लिए क्यों चाहिए होती है? देखिए, ये तो अब शुरू में तो ऐसा नहीं था। पहला जो हमारा कैपिटल था पाकिस्तान का वो तो कराची था जी। लेकिन वो अयूब के दौर में ही जो है वो फिर इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ये कह के कि कराची जो है वो कुछ इतना सिक्योर जगह नहीं है, हालांकि इस्लामाबाद बॉर्डर से ज्यादा नजदीक है। तो अब इस पे जाहिर है मुख्तलिफ थियरीज हैं मेरा ख्याल में कि जो इंटेलिजेंसिया थी, जो एलीट थी पाकिस्तान की, उनका पंजाब से ज्यादा ताल्लुक था उस जमाने में, उनकी जरा ज्यादा चलती ज्यादा थी, और बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान के कायम होने के बाद जो है पाकिस्तान की अफवाज का जो है एक पॉलिटिकल सियासी किरदार जो है वो एक सामने आना शुरू हुआ। अब इसमें ये भी है कि वो उस वक्त एक सियासी सिविलियन क़यादत की शायद फुकदान भी था, जिसकी वजह से जो है वो फौज जो है ने आके उस कुछ हद तक उस वैक्यूम को भरा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि फौज ने फिर कुछ उस सिविलियन लीडरशिप को उस तरह बढ़ने नहीं दिया। मसलन जो है हम देखते हैं फातिमा जिन्ना को जो है अयूब खान ने उस जमाने में एज अ ट्रेटर मतलब उनके ऊपर एक गद्दार का वो टाइटल डाल दिया। पानी का बिल पे किया था उन्होंने ना, इसलिए हाँ। तो बस उस वक्त फिर जाहिर है पिंडी उस वक्त, इस्लामाबाद तो उस वक्त बिल्कुल एक जंगल ही होता था, और पिंडी जो है वो एक सेंटर ऑफ कमांड था। जाहिर है जीएचक्यू भी पिंडी में, और साथ आपके वो पार्लियामान वगैरह भी इस्लामाबाद में, तो वो पहला स्टेशन पिंडी में ही कायम हुआ।
नहीं तो अरीब भाई देखे ना, जो हम कहते थे बंगाली जो है वो गद्दार है, बड़ा ये नारा लगा ना बंगालियों को बेसिकली हमने, और यकीन करें मैं भी कुछ अरसे तक ना यही समझता रहा, अभी और इसमें बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मेरे ख्यालात चेंज हुए हैं। अच्छा, अब फातिमा जिन्ना को मुजीबुर रहमान सपोर्ट करता था, ठीक है, और फातिमा जिन्ना और मुजीबुर रहमान दोनों गद्दार थे। ठीक है, तो आज की डेट में देखा जाए तो कौन गद्दार था, असल में कौन था, असल में किसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? मेरा ख्याल में असल में पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया जो कि एक अपना जो विजन था उनका पाकिस्तान का जैसा भी था जी। उनकी कोशिश थी कि वो उसको जबरी तौर पे नाफिज करें बाकी पाकिस्तान को, और उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में जितने मुख्तलिफ लोग बसते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में भी वेस्ट पाकिस्तान में भी, जितनी मुख्तलिफ जबानें हैं, जितने मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, जितने मुख्तलिफ मजाहिब हैं, और इस्लाम के अंदर भी इतने मुख्तलिफ फिक्र पाए जाते हैं, तो ये जो है ये सब स्टेक होल्डर्स थे और हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने मशावरत को इतना नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि हमने कैसे चलाना है पाकिस्तान को। अब इसमें मुख्तलिफ थियरीज मौजूद हैं, ये मेरा ख्याल में एक तारीखदान ज्यादा बेहतर बता सकेगा, लेकिन एक उसमें एक ये है कि पाकिस्तान कायम होने का मतलब जब इंडिया पाकिस्तान दोनों ने आजादी पाई बरतानवी राज से, तो इंडिया में फौरन उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, और वहां पे फौरन उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी कर किए, और जो उनके प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप काफी हद तक खुद मुख्तारी आपको मिलेगी विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपकी मुख्तलिफ स्टेट्स होंगे विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। और शुरू में मेरा ख्याल में इंडिया में कोई 16 मेरा ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कौमी जबानें गिनी जाती थी। तो आप इंडिया की पार्लियामान लोकसभा में अगर आप साउथ इंडियन होते तो आपको जरूरी नहीं था कि आपसे तवक्को नहीं की जाती थी कि आप हिंदी में बात करेंगे, आपको आजादी थी कि आप अपनी जबान में बात करें, और साथ ट्रांसलेटर्स मुतरजिम बैठा करते थे। तो पाकिस्तान में जो है ये नहीं हुआ। पाकिस्तान में सबसे तो ये पहली बात ये कि कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए गए, तो जो एक लैंडेड एलीट थी उनके जाहिर है अपने इंटरेस्ट थे, वो आज तक वो इंटरेस्ट कायम है पाकिस्तान में, क्योंकि वो जो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसकी जरूरत थी वो कभी हुई नहीं। तो वही आजकल भी वही एलीट पाकिस्तान को चलाती है, और उस एलीट में फिर जो है वो हमारे जर्नैल भी उस एलीट में बहुत जल्दी शामिल होना शुरू हो गए। हालांकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी शुरू के दौर में तो ऑफिसर क्लास जो था पाकिस्तान आर्मी का वो अच्छे घरानों से जाया करता था, वो भी एक चीज होती थी, वो एक बरतानवी एक वो चली आ रही थी ना, एक ट्रेडिशन कि आप अगर ऑफिसर हो, आप ऑफिसर बनना चाहते हो मुल्क की फौज में, तो इसका मतलब कि आप किसी अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक रखते हो। बाद में जो है वो मिडिल क्लासेस से लोग शामिल होना शुरू हुए ऑफिसर्स में भी, लेकिन क्योंकि वो एक फौज का एक ऑलरेडी एक पॉलिटिकल रोल बन चुका था, तो जो फौज के जर्नैल थे उन्होंने भी जो है वो उसी एक इंट्रेंच्ड एलीट के मफादात को कुछ ज्यादा देखा, अपने मफादात को ज्यादा देखा। तो मेरा ख्याल में कि गद्दार तो खैर मेरे लिए तो बहुत बड़ा लफ्ज है यार, गद्दार तो कोई भी कौन होता है गद्दार जानते हुए, तो मतलब मैं नहीं कहता कि इनमें से किसी ने भी जानबूझ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मैं नहीं समझता कि मैं अयूब खान को की सियासत को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसको गद्दार नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि उसने बहुत गलतियां की। तो ये लोग जो इतने आसानी से दूसरों को गद्दार बोलते हैं ना, और खास तौर पे आजकल तो बिल्कुल हर सियासी तकरीर में आपका मुखालिफ गद्दार होता है। तो ये इससे मेरा ख्याल में हमें परहेज करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग पाए जाते हैं, और यहाँ पे लेकिन ये गद्दारी के सर्टिफिकेट जो हैं एक्चुअली देने किन्होंने शुरू किए? सॉरी, वो कह रहे गद्दारी के जो जहां से शुरू हुआ ये काम, गद्दारी वाला एक दूसरे को गद्दार कह रहे, ये कहां से इसका ओरिजिन बनता है?
ये जहां तक मुझे पता है तो अयूब खान के जमाने से ही शुरू हुआ, क्योंकि पहली दफा तो फातिमा जिन्ना को उन्होंने गद्दार कह दिया था ना, वहीं से जो है वो मामला शुरू हुआ। और फिर जाहिर है ईस्ट पाकिस्तानियों को, हालांकि मजे की बात यह है कि पाकिस्तान मूवमेंट जो थी उसकी क़यादत ज्यादातर जो है वो बंगालियों की थी। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों ने एक बहुत अहम रोल अदा किया पाकिस्तान के क्रिएशन में। करारदाद शायद बंगालियों ने पेश की थी पाकिस्तान के लिए। जी, और कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि जो एक जिन्ना साहब की विजन थी, अब वो क्या थी कैसी थी इस पे बड़ा इख्तिलाफ है लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो ये नहीं थी जो आज हम देखते हैं पाकिस्तान में। और उस विजन के ज्यादा करीब आज का बांग्लादेश खड़ा है आपका। तो हो सकता है कि वो उस ओरिजिनल मुस्लिम लीग की विजन के सही बानी तो शायद बांग्लादेश बन चुका है। हमें अभी अपने अमाल से शायद साबित करने की जरूरत है, चीजों को दोबारा देखने की जरूरत है। चले अब वापस आते हैं आपकी तरफ दोबारा। काफी हमने पॉलिटिक्स डिस्कस किया दुनिया की। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के जमाने में मेरा सिर्फ इसमें एक पॉइंट था कि वो गद्दार एक बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग थे, स्पेसिफिक क्लास थी, जिन्होंने हर एक को गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू किए। अच्छा, अब इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मजा आ रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन ये बड़ा अब शायद उनको थोड़ा फील हो रहा हो कि अब उनको अपनी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स जो है ना वो दिखाने पड़ रहे हैं कि वी आर आल्सो लाइक पैट्रियट्स। ठीक है, तो शायद उनको पेन जो है फील हो रही हो कि जो 70 साल से लोग जो गद्दारी के हम सर्टिफिकेट हम लोगों को तकसीम कर रहे थे, तो आज खुद किस तरह पेन करने शुरू हो गए। हाँ जी, देखिए जी, आज तो एक अब दोबारा हम सॉरी अपना, मेरा नहीं ख्याल कि हम सियासत से दूर रह सकते हैं आजकल के जमाने में। पाकिस्तान में अगर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये आजकल की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये एक हमारी जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट में आपके जो जनरल्स हैं वो भी शामिल हैं, आपकी जो सीनियर जुडिशरी है वो भी शामिल है, आपके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी शामिल हैं, और आपके बड़े सियासतदान भी आप कह दो शामिल हैं, वो अपने तरीके से हैं। लेकिन सियासतदानों को तो फिर भी वोट लेके आना पड़ता है ना, अगर उनको कोई एस्टेब्लिशमेंट लाती नहीं है। लेकिन ये जो है ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, ये तो एक करियर से आते हैं, और फिर ये जब एक जगह पे पहुंचते हैं तो ये उस तरीके से जवाबदेह नहीं होते जिस तरह सियासतदान होते हैं, क्योंकि दे कांट बी वोटेड आउट। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अब एक दरार पड़ गई है पाकिस्तान में, और वो दरार जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक है। वो दरार आपकी आर्मी के अंदर भी है, वो जुडिशरी के अंदर भी आजकल हम देख रहे हैं, और वो आम आदमी में, आम घरों के अंदर भी है। और मैं इसको ये नहीं देखता कि एक तरफ अवाम खड़ी है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। मैं देखता हूं कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ऑन स्टीरॉइड्स खड़ी है। और आपस में इनका एक फड्डा चल रहा है। ये बात मेरा ख्याल में कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये मजे की बात है कि ये पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं। अभी जर्मनी में भी इसका मैं देख रहा हूं कि इसी तरह की चीजें हो रही हैं, और लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, और जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं उसमें एक्सट्रीम राइट विंग वाले भी हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वाले भी हैं। जी, बिल्कुल। जो कि शाना बशाना चल रहे हैं। कोई यूक्रेन की जंग के खिलाफ बोल रहा है, कोई बिजली की कीमतों के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन चॉइस जो लोगों को नजर आती है कि हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो या तो एक पुरानी एस्टेब्लिशमेंट या पुरानी एलीट की चॉइस है, या फिर किसी बिल्कुल ही कोई एक एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलिस्ट किस्म के लीडर की चॉइस है, जो कि सिर्फ अपने आप को इंस्टॉल करना चाहता है और कहता है कि एक दफा मैं आ जाऊं तो बस सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर इसको हम ब्रेक डाउन करके और शख्सियात पे ना जाएं, बल्कि ये देखें कि यार दोनों साइडों का प्लान क्या है और पॉलिसीज क्या हैं, तो फिर जो है कुछ चीजें नजर आती हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा कोई एक अवामी एजेंडा मुझे नहीं नजर आ रहा।
एक तरफ आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा ज्यादा जमहूरियत पसंद एजेंडा है, दूसरी तरफ एक ज्यादा ऑटोक्रेटिक एजेंडा है, लेकिन दोनों की तरफ से जो है वो कोई अवाम दोस्त एजेंडा मुझे अभी तक नहीं नजर आ रहा। यानी कि अभी तक पाकिस्तान में इतनी बहस हो रही है, जो भी आप चैनल सुने उस पर जंग लगी हुई है, कोई भी लैंड रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा। कोई लैंड रिफॉर्म की कर सकता है कोई? आप मुझे ये बताएं। वही ना, मतलब कोई लैंड रिफॉर्म की जो बात करेगा वो सबसे पहले पॉलिटिक्स से आउट होगा, क्योंकि जिन्होंने लेके आना है सबसे ज्यादा लैंड तो उनके हैं पाकिस्तान में, तो वो कौन आने देगा उनको? वैसे तो मैं आजकल पाकिस्तान में, मुझे तो ये परेशानी लगी है, मुझे उठा के ना लेते नहीं, आजकल तो इतने लोगों को बस वो, अब तो कोई बात नहीं, अब तो हर कोई बस अब तो आम सी बात है। अब तो उधर भी काफी लोग होंगे, रौनक लगी होगी, इसलिए चलो ठीक है। अच्छा, नहीं, अब लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड रिफॉर्म्स अगर हो जाए तो आप देखें कितने लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े जिन दुनिया के अंदर कहीं होता है कि कोई किसी इदारे से रिटायर हो और वो उसको इतनी ज्यादा लैंड जो है वो दी जाए, जी जाके आप उस पे, यानी बस लैंड दे दी गई है आपको, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। और अरीब भाई, अगर लैंड रिफॉर्म्स होती है तो इसको हम कम्युनिज्म कहेंगे? नहीं यार, इसको कम्युनिज्म तो नहीं कहेंगे। लैंड रिफॉर्म्स का ये मतलब तो नहीं कि आप जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है अबॉलिश कर लो, खत्म कर दो। लैंड रिफॉर्म्स का ये है कि जिसके पास एक हद से ज्यादा जमीन है, और वो अच्छी खासी हद होती है, यानी कि आप उसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्रियल लेवल की फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा आपकी जमीनें हैं तो फिर उनको तकसीम किया जाए। और क्योंकि जब जाहिर है, जब एक बंदा किसी और की जमीन पे काम कर रहा होता है, और या किसी और की कंपनी में काम कर रहा होता है, और जब एक बंदे की खुद ओनरशिप होती है उस कंपनी की या उस जमीन की, तो वो फिर मुख्तलिफ तरीके से काम करता है और वो एक ज्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमी बन जाती है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में आए, ये आप कह सकते हो कि ये एक शायद सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट साइड पे ये ज्यादा इसको देखा जाता है, लैंड रिफॉर्म्स को सोशलिज्म का एक हिस्सा कह सकते हैं। कम्युनिज्म तो फिर वो एक और भी बात है ना, क्योंकि हमने वो रूस के भी तजुर्बे देखे, वहां पे तो उन्होंने सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, जमीन को लेके उन्होंने कहा कि ये लोगों की नहीं है, ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों का नुमाइंदा है और गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगा। लेकिन उस तजुर्बे में हमने देखा कि वो ऐसी एक खौफनाक ब्यूरोक्रेसी पैदा हो जाती है और करप्शन पैदा हो जाती है कि फिर वो कोई ज्यादा प्रोडक्टिव बात नहीं रहती। लेकिन इनिशियली इन चीजों की जरूरत मैं समझता हूं बहुत ज्यादा होती है, और जितने भी मुमालिक ने तरक्की की, उन्होंने कहीं ना कहीं एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कोई एक ऐसा दौर आया था उनकी तारीख में। अगर आप यूएसए को देख लें तो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जो पीरियड था ना, वो पीरियड था जहां पे उसने एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई उनके माशरे में, और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि अमेरिका एक इतना बड़ा सुपर पावर बना। और यूके में भी जो है वो आया, जो केन्जियन इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, उसके दौर में। तो ये पाकिस्तान में तो अब इसकी शदीद जरूरत है, क्योंकि हम एक रेंटल इकोनॉमी बन चुके हैं ना। ये यानी कि यहाँ पे जिनके पास पैसा है वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी कंपनी के स्टॉक्स को नहीं खरीद रहे हैं, वो प्लॉट खरीद रहे हैं। प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं या कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसमें जाके रहें, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पे उनका पैसा जो है वो सेफ है। वहां पे वो जिस तरह प्राइसेस ऊपर जा रही हैं प्रॉपर्टी की, वहां से वो मुनाफा कमाएंगे, और वो प्लॉट्स को और फ्लैटों को और घरों को इस तरह ट्रेड कर रहे हैं जिस तरह दुनिया में स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही नुकसानदेह बात है हमारी मईशत की। और आप देखें, अगर आप देखें तो 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। यानी आप देखेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो फॉरेन रिजर्व भी भेजता है ना, अगर वो उसने प्लॉट खरीदना होता है तो वो 2 से 3 सोसाइटी है जहाँ पे प्लॉट खरीदता है कि यार उनको पता है कि यहाँ पे हमारे पैसे सिक्योर हैं। अच्छा, फिर वो पैसा अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्पेसिफिक क्लास है जो फायदा ले रही है उससे, चाहे जो बाहर पाकिस्तानी है वो भी कमा के उनको फायदा दे रहे हैं, जो यहाँ पे कमा रहे हैं बिजनेस करके प्लॉट ले रहे हैं वो भी उनको फायदा दे रहे हैं। यानी हर बंदा जो है, अगर आप देखें तो वो जो 1% जो चौकीदार बैठा हुआ है ना, सारे उसको ही फायदा पहुंचाई जा रहे हैं, घूम के पैसा उनके पास ही जा रहा है।
भी उनके पास, पीकेआर भी उनके पास, सारा कुछ उनके पास। तो आपने देखा है कभी कि मतलब कैसा मॉडल पाकिस्तान के लिए ठीक हो सकता है? मतलब आपका शायद पहले प्रो कम्युनिस्ट थे आप, मतलब कम्युनिज्म को पसंद करते थे। तो मैं तो पक्का कम्युनिस्ट करता था, बिल्कुल। मैं मजाक से कहता हूँ, अब तो पुरानी बात हो गई है कि मैं सुर्खा हुआ करता था, अब मैं गुलाबी हो चुका हूँ। सुर्खा, बिल्कुल। नहीं तो आप पहले सुर्खा क्यों थे और अभी गुलाबी क्यों हुए? मतलब क्या क्या चीज थी, वो क्या चीज थी? सुर्खा तो मैं इसलिए था क्योंकि मेरा पूरा खानदान सुर्खा हो गया था जब ज़ियाउल हक का दौर शुरू हुआ पाकिस्तान में, और अब्बा को पीटीवी से बर्खास्त किया गया, तो हम फिर कराची शिफ्ट हुए रावलपिंडी से। और उस वक्त जो है फिर हमारे जो दोस्त वोस्त बने, वो सारा उनका ताल्लुक बाएं बाजू की सियासत से था। और उस वक्त जो है फिर हमारा वास्ता वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों से पढ़ना शुरू हो गया, और उनकी फिर बातें और महफिलें, और वो फिर उस दौर में हमने बड़ी एक्टिविज्म की। ज़िया के दौर में एक थिएटर ग्रुप बड़ा जबरदस्त कायम हुआ कराची में, दस्तक के नाम से, जो कि अब्बा ने शुरू किया था। असलम अजहर उनका नाम है, अगर कोई सुन रहा है वो अगर जानना चाहता है उनके बारे में, तो वो अब्बा ने शुरू किया। और सानिया सईद जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उनके वालिद साहब ने, मंसूर सईद। और दस्तक जो है वो बड़े सियासी प्लेस किया करता था उस जमाने में। हमने बहुत सारे, बर्टोल्ट ब्रेख्ट जो जर्मन प्ले राइट है, उसका उर्दू में तर्जुमा करके उनको हमने कराची में काफी किया। और उस वक्त फिर वो मेरा ताल्लुक एक बच्चों की तंजीमों के साथ हुआ करता था सिंध में, साथी बार संगत, साथी बालड़ा संगत, और फिर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन से भी वास्ता रहा। तो ये कि उस दौर में तो हमें लगता था कि उस दौर में हम दुनिया को बहुत ज्यादा बाइनरीज में देखते थे कि हम हक के रास्ते में खड़े हैं और मुखालिफ जो हैं वो बातिल हैं, और एक सुर्ख इनकलाब आएगा ही आएगा पूरी दुनिया में, और फिर सब चीज ठीक हो जाएगी। और वो एक जुनून, एक बिल्कुल सब पे एक बुखार तारी था वो, मतलब कोई इस पे डाउट ही नहीं करता था कि ऐसा होगा। और जिस जज्बे के साथ लोग उस वक्त काम करते थे वो आजकल तो बिल्कुल भी नहीं नजर आता। बिल्कुल मतलब बेलॉस लोग काम किया करते थे हर फील्ड में। हमारा जो थिएटर ग्रुप था वो बिल्कुल नॉन कमर्शियल था, सारे लोग अपना वॉलंटरली काम करते थे, किसी को कोई पैसे नहीं मिलते थे। रियो ऑडिटोरियम कराची उस वक्त होता था, वहां पे जाके हम प्लेस करते थे, तो 11 रुपए, 22 रुपए और 33 रुपए का टिकट रखा करते थे, मुझे याद है। और वो मकसद ये था कि अवाम के लिए जो है कुछ आर्ट्स हो, और उसमें जो है कुछ सोशल मैसेज भी हो। और फिर मैं 17 साल की उम्र में फिर हालांकि मुझे वालिदैन ने एक एलीट स्कूल में भेजा कराची में, जिससे लोग सारे जो है फिर अमेरिका, यूके चले जाते थे पढ़ाई करने। मैं चला गया रूस, मुझसे पहले मेरा भाई पहले वो गया, और फिर मैं 17 साल की उम्र में मैं भी गया। सोवियत यूनियन का उस वक्त दौर था। और रूस में अमेरिका या बरतानिया क्यों नहीं? क्योंकि हम तो कम्युनिस्ट थे, और मेरे लिए तो रूस वो एक प्रॉमिस्ड लैंड की शक्ल में था कि वो एक मुल्क है जो कि जिन्होंने चीजें कुछ सही की हैं, और उनसे जाके हमने कुछ सीख सकते हैं। और हालांकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि यार ये उस तरह की जगह नहीं है जिस तरह तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं उससे कह रहा था कि नहीं, तुम्हें नहीं पता। और फिर मैं 17 साल की उम्र में जब उधर पहुंचा, गोर्बाचोव का जमाना था 1988, और वहां पे मैंने देखा कि यार दुनिया इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और वहां पे भी बड़े मसाइल हैं। और वहां पे जो इस्तेसाल कर रहे हैं वो कोई सरमायादार नहीं है, वो खुद कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, जो कि वहां की एक इंट्रेंच्ड एलीट में तब्दील हो चुके हैं और करप्ट हो चुके हैं। तो मैं जो हूँ बड़ा मायूस हुआ। हालांकि वहां पे चीजें बड़ी कुछ अच्छी चीजें भी थी। मसलन उस जमाने में तालीम जो है वो ना सिर्फ रूसियों के लिए बल्कि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी। तो हम जो वहां पे गए थे, मुझे पहले उन्होंने भेज दिया मिन्स्क, बेलोरसिया जबान सीखने, और वहां पे वो दूसरे तीसरे दिन हमें सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को बस में बिठा के अपनी शॉपिंग सेंटर में ले गए। उन्होंने कहा कि ये लो पैसे, इससे आप जो है एक सर्दियों का कोट खरीदो, एक बूट्स खरीदो और एक टोपी खरीदो, क्योंकि अभी सर्दियां आने लगी हैं और हम तुम्हें इसी तरह नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद हर महीने जो है वो मुआवजा दिया करते थे हमें खाने पीने का,
और तो उस जमाने में अगर मैं कोई $100 चेंज कर लेता था रूबल्स में तो पैसे ही पैसे होते थे। तो ये चीजें थी। लेकिन क्योंकि मेरी तो वो एक दिलचस्पी थी, मेरा तो एक वो रोमांस था जो कि जरा टूटा, तो मैं फिर मायूस होकर मैं कोई 4 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। और फिर मैंने जरा चीजों को दोबारा परखना शुरू किया और मार्क्सिज्म को और कम्युनिज्म को जरा क्रिटिकली भी एनालाइज करना शुरू किया। उस वक्त तक तो वो मैं उसको एक मजहब की तौर पे लिया करता था कि जो भी हजरत मार्क्स ने कहा, जो भी हजरत लेनिन ने कहा, वो ऐसा ही है। तो उसके बाद मैंने जरा क्रिटिकली चीजों को परखना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि यार कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। और फिर मेरे कुछ दोस्त, तो कार्ल मार्क्स भी आपको पसंद नहीं आया फिर इसके बाद कि वो था कि वो ठीक था, बाद में चेंज हुई ये चीजें? नहीं, कार्ल मार्क्स जो है वो अभी तक मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उसकी फील्ड थी पॉलिटिकल फिलोसफी। अब उसके बाद वो मार्क्स जो था, ये लोग भूल जाते हैं कि मार्क्स मार्क्सिस्ट नहीं था। मार्क्स उसके बाद जिन लोगों ने उसको एक अकीदा बनाया उसके फलसफे को लेके, वो मार्क्सिस्ट बने। तो उसमें काफी जाहिर है उसमें मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस निकली। लेकिन एक तो ये कि जिंदगी के हर पहलू को मार्क्स के लेंस से देखना मैं नहीं समझता कि वो जायज था, क्योंकि मार्क्स खुद जो है वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। अब मेटाफिजिक्स के बारे में तो उसने नहीं लिखा था, ना उसकी फील्ड थी। तो अब अगर कोई आप मेटाफिजिक्स की बातचीत कर रहे हैं और मार्क्सिज्म को उसमें घुसा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि सियासत में भी या इकोनॉमिक्स में भी मार्क्स की जो तनकीद थी एक सरमायादारी निजाम की, कैपिटलिज्म की, वो बहुत कमाल की थी और ग्राउंड ब्रेकिंग थी। हालांकि उससे पहले भी लोग ये करते रहे थे, मार्क्स भी बिल्कुल वो भी और पहले उससे, मतलब वो अकेला नहीं था इसमें। लेकिन वो एक मतलब शायद सबसे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक थी कैपिटलिस्ट सिस्टम की। लेकिन मार्क्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जबकि एक कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशन के पास एक कई मुल्कों से ज्यादा पैसा उनके पास होगा। यानी कि एक कोका कोला या एक फेसबुक या एक गूगल या एक अमेजॉन के पास पूरी पाकिस्तानी रियासत से ज्यादा पैसा एक कॉरपोरेशन के पास मौजूद होगा। तो उसने ये तस्वुर नहीं किया था कि एक इस तरह एक ग्लोबल कैपिटलिज्म का भी दौर आएगा। और इसलिए आजकल के दौर में जो हमने सॉल्यूशंस ढूंढनी है, वो आपको जरूर मार्क्स से इंस्पायर आप हो सकते हैं और कुछ चीजें वहां से जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको बनी बनाई सॉल्यूशंस मार्क्सिज्म में नहीं मिलेंगी। तो आपका जो मार्क्स के साथ रोमांस था वो टूटने की जो खत्म हुआ, उसकी क्या मेन रीजन ये थी कि उसका जो विजन था वो इतना ग्लोबल नहीं था उस टाइम पे? क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका बेशुमार लोग मैंने देखे और सुने जिनसे कि उन्होंने कहा यार वो पढ़ा, हमने उसको देखा, लेकिन बस कुछ अरसे बाद वही और सेम वो वर्ड यूज करते हैं जो आपने किया, रोमांस, कि उससे रोमांस जो था हमारा खत्म हो गया। वो रोमांस भी मतलब उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। उस रोमांस में बहुत जबरदस्त काम भी हुए। फैज साहब की पूरी एक शायरी जो थी वो उस रोमांस के बारे में से, और बहुत जबरदस्त काम भी हुए। और मैं समझता हूं कि हम लोग पाकिस्तान में तकरीबन सारे जो उस तहरीक से जो वाबस्ता थे, बदनीयती से कोई काम नहीं कर रहा था। एक अच्छी नीयत से हम काम करते थे कि हम हमारी मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए हम कोई बेहतरी चाहते हैं। लेकिन देखें, मतलब अगर आप सोवियत यूनियन की मिसाल लें और चीन की भी मिसाल लें, तो जो इनिशियल जो लफ्ज है सोवियत यूनियन, सोवियत का रूसी में मतलब होता है लोकल बॉडीज, मोहल्लियाती कमिटीज। इनिशियली इनकी विजन ये थी कि हम एक ऐसी जमहूरियत लाएंगे जिसमें वो लोकल बॉडीज की शमूलियत हासिल होगी और लोकल बॉडी अपवर्ड्स जो है वो पावर फ्लो करेगा। लेकिन बहुत जल्दी हुआ ये कि कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद पावर सारा खुद रखना शुरू कर दिया, सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया, और सारे फैसले लोकल बॉडीज तो छोड़ें बल्कि उज़्बेकिस्तान के फैसले जो हैं वो मॉस्को से किए जाते थे।
कि अब उसमें के और कि जी फला रिपब्लिक में हमने गेहूं अपना उगाना है, फला रिपब्लिक में हमने रिफाइनरी खोलनी है, फला रिपब्लिक में हमने ये काम करवाना है। और वो बहुत एक सेंट्रलाइज मॉडल बनना शुरू हो गया, जिसमें एक तो ये कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने शुरू हो गए। उसकी ये भी वजह थी कि वो दूसरे जंग अजीम का दौर था और उस वक्त कुछ उनको डर था कि ये अब हमें हर तरफ से हमला हो रहा है, तो वो जरा ज्यादा सख्त भी हो गए थे। लेकिन वो कोई जाहिर एक जस्टिफिकेशन तो नहीं है जो स्टालिन ने किया अपनी आवाम के साथ। उसने ठीक है दूसरे जंग अजीम में उसने रूस को बचा के भी रखा, सोवियत यूनियन को, लेकिन उसने जितने खुद जबर किया अपनी आवाम के साथ उसको जस्टिफाई तो मैं तो नहीं करता हूँ। कुछ पुराने कम्युनिस्ट हैं जो कि उसको जस्टिफाई करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी गलती तो ये कि डेमोक्रेसी को उस निजाम में फ्लरिश नहीं होने दिया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये कि ये जो सोच थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को फौरन अबॉलिश करो, मैं समझता हूं कि आप अबॉलिश नहीं, मेरा ख्याल में कि आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जरूरत तो थी, लेकिन आप लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाओ, उनको मिल्कियत दो। अब जो है ना, अब जो कम्युनिज्म का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करता कोई आजकल, क्योंकि खुद जो मार्क्स का कम्युनिज्म था अब जाहिर है वो उस तरह तो नहीं रहा। लेकिन जो सोशलिस्ट तहरीकें हैं दुनिया में, अब इस पे बातचीत शुरू हो रही है कि भाई सोशलिज्म क्या सोशल डेमोक्रेसी है, या सोशल डेमोक्रेसी से भी कुछ ज्यादा चीज है। मसलन क्या ऐसा मुमकिन है कि मसलन अगर फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट हो, अब मैं समझ रहा हूं कि जी फेसबुक वाह वाह मुझे मुफ्त की सर्विस दे रहा है फेसबुक। असल में फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक मेरा जितना प्राइवेट डेटा है और मेरी जितनी इंटरेक्शंस हैं बाकी मेरे दोस्तों के साथ, वो मोनेटाइज करके खुद पैसे कमा रहा है। मुझे तो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर होना चाहिए फेसबुक पे। क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर मुमकिन है कि अगर मैं फेसबुक ज्वाइन करूं एज ए यूजर, ऑलरेडी मेरे पास कुछ शेयर्स भी आ जाएं और जो ओवरऑल प्रॉफिट फेसबुक कमा रहा है उसमें से एक कतरा मुझ तक भी पहुंचे। और ये हर कॉर्पोरेशन में ऐसा कि एक को-ऑप इकोनॉमी क्या मुमकिन है कि अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करूं चपरासी लेवल पे भी, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा चपरासी तक भी जाए, वो भी उसके साथ ग्रो करे कंपनी के साथ। तो ये अब वो मॉडल्स हैं जिनके बारे में आज बात करने की जरूरत है, जो कि सोवियत यूनियन इंडिया में दो बड़ी कंपनीज हैं जिनका इसी मॉडल पे, एक अमूल है जो मेरा मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं फार्मर, उसके साथ तो वो उसी के मालिक ही होते हैं, उसमें कोई एम्प्लॉय या स्ट्रक्चर नहीं होता। एक वो दो केसेस मैंने पढ़े हुए हैं, एक लज्जत पापड़ है जो पूरी दुनिया में जाते हैं और जो बनाने वाली औरतें हैं वो उसकी शेयर होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर। बहुत अच्छा। अब आजकल की दुनिया में होता ये है कि ऐसी कंपनीज आपने जिक्र किया इंडिया में भी हैं और मुल्कों में भी हैं, स्कैंडिनेविया में भी हैं, कुछ अमेरिका में भी कुछ इस तरह की कुछ तजुर्बे शुरू हुए। लेकिन होता ये है कि जहां पे भी ऐसी कंपनी जरा कामयाब होना शुरू हो जाती है, कोई बड़ी कॉर्पोरेशन जो है ना वो उसको खा जाती है, वो उसको खरीद लेती है, खा जाती है, वो अभी चलने नहीं देती है उसको एक हद से ज्यादा। तो अब इन चीजों को हमने कैसे इन चीजों का सामना करना है अब ये देखना है, क्योंकि आजकल हम सारी दुनिया में अगर आप जर्मनी में हैं तो आप उन्हीं मसाइल का सामना कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जाहिर है क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, वो उनकी शिद्दत ज्यादा है, लेकिन मसाइल वही हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो जायदाद है, 99% दुनिया की जायदाद जो है वो दुनिया के 1% लोगों की मिल्कियत में है। तो ऐसे तो जाहिर है दुनिया नहीं चल सकती। पाकिस्तान की पूरे 22 खानदानों के पास है। हाँ, वो 22 वो अयूब खान के दौर में जो है ये बात शुरू थी, जो 22 खानदान थे। अब 22 से तो वो कई ज्यादा हो गए, लेकिन वही हैं, वही बिल्कुल पावर फैमिलीज हैं। और अक्सर मैंने देखा है ऐसा भी कि आप अगर टीवी पे देख रहे हो कि कोई दो सियासतदान कुत्तों की तरह आपस में जो है वो लड़ाई कर रहे हो और दे रहे हो,
और इस्लामाबाद में अब क्योंकि मैं रहता हूं तो कभी कभार ऐसी महफिलों में शाम को चक्कर लग जाता है जहां पे वही दो लोग आपको मिल जाते हैं, आपस में ड्रिंक कर रहे हैं, जी, दोस्तियां कायम है, आपस में कोई रिश्तेदारियां भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन टीवी पे ऐसा लगता है कि जैसे कि उफ एक दूसरे को के बस। तो ये चीजें हैं। और ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि वो आते भी एक गाड़ी पे और जाते भी एक ही गाड़ी पे हो। गाड़ियों की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन जी जी हाँ मैंने जो सबसे पहले आपको देखा या सुना था वो हुस्न हकीकी जो कोक स्टूडियो में आपने गाया था उससे, वो कैसे शुरू हुआ था आपका? यार ये असल में शुरू तो ऐसे हुआ कि जब मेरा वो वाला रोमांस कम्युनिज्म से और मार्क्सिज्म से जब टूटना शुरू हुआ और जब मैंने दुनिया को दोबारा देखना शुरू किया नई आंखों से, और फिर मैं चला गया यूगोस्लाविया पढ़ाई करने के लिए। वहां पे भी जंग शुरू हो गई, यूगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं जहां था वो क्रोएशिया हो गया। और उस दौर में फिर मैंने पहली दफा दुनिया के मजाहिब को पढ़ना शुरू किया, रिलीजन्स को। उससे पहले जब पाकिस्तान में था तो मेरा एक बड़ा एक मुख्तलिफ सा खानदान था। हमारे खानदान में कोई मजहब के ऊपर कोई ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और ज़िया का दौर था तो उस वक्त हम तो समझते थे कि ये मौलवी लोग और जर्नैल लोग मिले हुए हैं। उस वक्त तो हमारे लिए ये था ना कि एक तरफ जो है मौलवी, जनरल्स और अमेरिका, ये तीनों जुड़े हुए हैं। अमेरिकन साम्राज्य, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, ये तीनों जुड़े हुए थे। तो इसलिए बहुत आसान था हमारे लिए दूसरी तरफ पे खड़ा होना। लेकिन जब बाद में जब मैं यूगोस्लाविया में था, क्रोएशिया में था, तो फिर मैंने पहली दफा रिलीजन्स को पढ़ना शुरू किया कि यार ये है क्या चीज। और फिर मैंने इसको एज कल्चर्स पढ़ना शुरू किया और मुझे बड़ी जबरदस्त मजा भी आया, क्योंकि मैं फिर उस वक्त मैंने फिलॉसफी पढ़नी शुरू की यूनिवर्सिटी में। मेटाफिजिक्स से मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि जो हकीकत और सच की तलाश। और म्यूजिक मैंने शुरू कर चुका था। शुरू में तो मैं इनकलाबी गाने गाया करता था, यूगोस्लाविया क्रोएशिया जाके मैं वहां का म्यूजिक भी सीखना शुरू कर दिया। कुछ यहाँ का कुछ अपने गाने शाने गाया करता था, कुछ सड़कों पे बैठ के बस्किंग भी किया करता था, कुछ किसी कैफे बार में जाके उधर भी बजाया करता था। फिर हमने वहां पे मुख्तलिफ ग्रुप्स भी बनाए। एक हमारा बड़ा मकबूल ग्रुप हुआ द शैमरॉक रोवर्स, आयरिश म्यूजिक हम बजाया करते थे ज्यादातर। बीच में एक आध कोई पाकिस्तानी गाना, क्रोएशियन गाना भी डाल दिया करते थे। तो उस दौर में मैंने फिर वो एक कोई 2-3 साल मेरे ऊपर गुजरे जब मैंने कहा कि अच्छा अब तक तो मैंने बिल्कुल एक मार्क्सिस्ट लेंस से मटीरियलिस्ट दुनिया को मैं देख रहा था। अब जरा उस आइडियलिस्ट दुनिया की तरफ भी जरा थोड़ी नजर मतलब देखें जरा कि ये जो ख्यालों की दुनिया है और आइडियाज की दुनिया है, या रूहानी जो क्या कोई ऐसी चीज होती है रूहानियत, या अगर होती है तो क्या होता है। तो वो कुछ ऐसा दौर था कि उस वक्त जो भी कोई दावा करता था कि भाई मेरे पास कोई बातिनी इल्म है, तो मैं उसके साथ जाके वक्त गुजारता था। चाहे वो हरि कृष्णा का हो, या चाहे वो कोई क्रिश्चियन ग्रुप का हो, या चाहे वो कोई बुद्धिस्ट ग्रुप हो, या कोई योगा का कोई ग्रुप हो। और उस दौर में बड़ी कुछ दिलचस्प मैंने तजुर्बे भी किए। और कुछ बहुत दिलचस्प, वो एक सबसे ज्यादा दिलचस्प जो एक चीज थी वो एक था कोर्स ऑफ इंटेंसिव इनलाइटनमेंट। 3 दिन का एक वो कोर्स होता था और बहुत इंटेंस उसमें जो है हम एक्सरसाइजेस करते थे, जिसमें मकसद सिर्फ ये होता था कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैं कौन हूं। और इसके नतीजे में मैंने देखा कि ये जो मैं जो है या मेरा ईगो जो है वो तो मैंने खुद बनाया हुआ है। यानी कि मैं अगर मैं की तलाश में निकलूं तो वो एक चीज कभी हाथ में नहीं आती। कि मतलब मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरे एहसासात, मेरी सोच, मेरे हाथ पैर, मेरा जिस्म, तो मैं कौन इस सारी चीज में? ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन है? अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक फालतू सवाल है
और इससे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूं कि कर करा के हर इंसान जो है वो ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कहीं ना कहीं। अगर और कभी भी नहीं तो कम से कम जब वो अकेला लेटा होता है, पलंग पे लेटी होती है अपने साथ, तो ये हमेशा एक ख्याल होता है कि यार ये हो क्या रहा है और कौन इसको देख रहा है और मेरे इख्तियार में क्या चीजें हैं, कौन सी क्या चीजें नहीं है। तो जब इस तरह के जब मेरे जहन में सवाल आता है तो फिर मैंने सूफीज्म को के बारे में पढ़ना शुरू किया। और उस वक्त मुझे ये एक मतलब एक हैरान कुन जो मुझे एक उस वक्त बात पता चली, जो कि बड़ी मामूली सी है जाहिर है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी हैरान कुन थी कि जो मैं बचपन में जब अब्बा पीटीवी जब दौर में जब वो इब्तिदाई दौर था पीटीवी का, तो हमारे बहुत सारे फोक म्यूजिशियंस हमारे घर आया करते थे। तुफैल नियाजी साहब, शौकत अली, रेशमा जी, और मेरी सबसे पुरानी यादें हैं कि मैं बिल्कुल जब मैं बच्चा था तो मैं इनको लाइव सुनता था और मुझे ये म्यूजिक बहुत पसंद था। हमारे घर पे रिकॉर्ड्स भी होते थे हमारी फोक म्यूजिक के और भी म्यूजिक के। तो मुझे क्रोएशिया में जब मैंने सूफीज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि अरे वो जो चीजें जो पठाने खान जो गाता है, जो मुझे बचपन से इतना अच्छा लगता है, या जो रेशमा जी जो गाती हैं, वो तो असल में सूफीज्म है। उसके अंदर तो एक पूरा एक फलसफा है, एक पूरा नजरिया है, या एक पूरी एक सोच है। उस वक्त तक तो मैं समझता था कि ये हमारा फोक म्यूजिक बस, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये हमारा फोक म्यूजिक जो है, इसमें ये तो एक बहुत इसके अंदर एक रिफाइंड सोच है। और फिर मैं जब मैं वापस पाकिस्तान आया कोई 20 साल पहले, तो फिर मैंने उन सूफियों को खुद पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में कम बल्कि उनको खुद ज्यादा। तो बुल्ले शाह को खुद पढ़ना शुरू किया, मियां मोहम्मद बख्श को, और वारिस शाह, सुल्तान बाहू कुछ हद तक। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनको कई चीजें ऐसे मुझे मिली जो कि किसी ने कंपोज नहीं की हुई थी। उनमें ये वाला जो था हुस्ने हकीकी, ये ख्वाजा गुलाम फरीद की एक किताब, मुझे एक मेरा एक फ्रांसीसी दोस्त है, जूलियान उसका नाम है, गोरा फ्रांसीसी, उसको मुझसे बेहतर उर्दू आती है, उसके 5 नॉवेल्स उर्दू में शाया हो चुके हैं, उसको मुझसे बेहतर पंजाबी आती है। तो वो उस वक्त इस्लामाबाद में था और उसने मुझे ये कलाम दिखाया ख्वाजा गुलाम फरीद का। उसने कहा कि यार ये और किसी कुलियात में मुझे नहीं मिला, सिर्फ इस किताब में मुझे ये कलाम मिला है, हुस्ने हकीकी। और मैंने उसको जब पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल इसका जो एक इतना इसके अंदर एक ऐसी रिदम मौजूद है, कि इतनी एक म्यूजिक मौजूद है, और ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जो कि वो भी ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम जो कि पठाने खान ने जिसको अमर किया, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, उससे मिलता जुलता। तो फिर मैंने उसको कंपोज किया और फिर वो मकबूल हो गया। फिर वो कोक स्टूडियो वालों ने राब्ता किया कि भाई कुछ अपनी चीजें भेजो, तो मैंने ये भी भेजा। उन्होंने कहा कि इसको हम कोक स्टूडियो में फीचर करना चाहते हैं। तो उसके बाद से बस वो फिर वही, मेरा ख्याल में आज तक वो शायद मेरा सबसे मशहूर जो है वो कलाम है। अच्छा, वो आपके मैं सुनता हूँ सॉन्ग कह ले, गाने कह ले, कुछ कह ले, उसमें आप मतलब रहमान और रहीम दोनों का अक्सर, रहमान और भगवान दोनों का अक्सर जिक्र करते हैं ना। तो ये आपने मजहब पढ़े इसलिए कि क्या वजह है, मतलब इसकी काफी आपके तकरीबन जो भी होता है दोनों साइडों की आप बात कर रहे होते हैं ना। 2 नहीं 3 4 5। यानी कि वो कलाम है, वो भी ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम है कि बन दिल बर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया, किथे आदम ते हवाशीस बने, किथे यूसुफ विच कनान आया, किथे ईसा ते इलियास नबी, किथे लक्ष्मण राम ते कान आया, किथे जकरिया किथे याया है, किथे मूसा बिन इमरान आया। तो देखें ये जो सोच है सूफियों की, अब इसमें भी इख्तिलाफ राय मौजूद है। कुछ लोग हैं जो कि इससे इख्तिलाफ करेंगे, वो उनका हक है। जो मुझे समझ आया है वो मुझे ये समझ आया है कि तसव्वुफ का या सूफीज़म का जो मरकजी नुक्ता है वो है वहदतुल वजूद, यानी कि द यूनिटी ऑफ बीइंग,
और एग्जिस्टेंस, द यूनिटी ऑफ बीइंग, कि यानी कि बुनियादी नुक्ता ये है कि वहदत, कि अगर सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, तो चाहे सब उधर ही मर्ज होता है। तो ये कि जो जितने भी मजाहिब हैं वो भी उसी अल्लाह की तलाश की वजह से जो हैं आए हैं दुनिया में, और जितने भी पैगंबर थे या बुजुर्ग थे वो अपनी अपनी जबानों में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसी एक कनेक्टेड बीइंग लाइफ का जिक्र किया, कि जिसका हम कह लें कि एक रिफ्लेक्शन है। यानी वो बुल्ले शाह है ना कि एक लाजिम बात अदब दी है, सानू बात मालूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किते जाहिर किते छुप बहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। तो ये कि कहीं वो जाहिर और कहीं छुप हमें वही नजर आता है। तो यानी कि अगर एक सच्चा और खरा इंसान जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, उसको कोई एक दूसरा सच्चा और खरा इंसान मिले जिसका ताल्लुक हिंदुइज्म से है या क्रिश्चियनिटी से है या जुडाइज्म से है या बुद्धिज्म से है, वो एक दूसरे को पहचान लेंगे कि यार ये भी अल्लाह का बंदा है, ये भी अल्लाह वाला है, ये भी बिल्कुल, ये जो है ये अपने मफाद के लिए जिंदगी नहीं जी रहा, ये एक खिदमत के जज्बे से एक अपनी जिंदगी सर्व कर रहा है, और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कोई भी एक पैगंबर ने ये आके नहीं कहा कि मैं एक नया मजहब लाया हूं दुनिया, सबने आके ये कहा कि ये बात दोबारा पहले भी हो चुकी है। जो उसके गिर्द जो लोगों ने अपने लिए जो फिर उसके मुख्तलिफ रास्ते निकाले और फिर वो मजहब की मुख्तलिफ शक्लें सामने आई, वहां पे इख्तिलाफ शुरू हुआ। तो मैं तो इसको एक व्हील की तरह देखता हूं जिसके मुख्तलिफ स्पोक्स हैं, जैसे साइकिल का पहिया होता है, मुख्तलिफ स्पोक्स हैं जो कि सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और सेंटर में वही एक हकीकत है, एक वहदत है, और वो जो मुख्तलिफ स्पोक्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके हैं, रास्ते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स से। अब आप जॉन से भी रास्ते पे हों, अगर आप उस मरकज के ज्यादा करीब हैं तो आप बाकी रास्तों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं, और अगर आप अपने ही मरकज से ज्यादा दूर हैं तो आपको बाकी रास्ते भी दूर नजर आते हैं, और आपको हर चीज में शिर्क और बिद्दत नजर आती है। और अगर आप अपने मरकज से नजदीक होते हैं तो आपको हर चीज में वही हकीकत नजर आती है। तो इसलिए मैंने तो लेकिन बहरहाल ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कलाम है, मैंने तो सिर्फ इसको कंपोज करके पढ़ा है। लेकिन मेरे ख्याल में आप मतलब अभी तो मुझे जो समझ आ रही है आपकी बात से, अब आपका इस बात पे यकीन है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन आप इससे काफी दूर चले गए थे एक टाइम पे मेरे ख्याल में, इन चीजों से, इन जनरल मजहब से दूर चले गए थे। यार देखें, हकीकत बात यह है, जब हम कहते हैं मजहब, उसका मतलब क्या होता है? क्या मजहब जो है वो अगर आप मजहब को सिर्फ उसका वो देखते हैं कि जो आपकी जो रिचुअल्स हैं आपके अपने मजहब के अंदर, तो हमारे मजहब के अंदर वो नमाज, रोजा वगैरह, और अगर आप कोई और हैं, कोई हिंदू हैं, तो आपके मजहब के अंदर कोई पूजा पाठ या जो भी है। तो अगर आप मजहब इसको कह रहे हैं तो उससे तो हाँ, मैं बहुत खैर मैं अपनी बचपन और जवानी में तो बिल्कुल ही दूर था, और अभी भी हकीकत यह है कि मैं खुद मेरे लिए वो जो ज्यादा उसकी जो वो एक अंदर वाला पैगाम है, उससे मुझे ज्यादा एक दिलचस्पी होती है। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये तरीकत है, ये तरीका है, और इसको आप जितना आप मतलब ये हमने देखा है ना कि अब दो बंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी इंस्पिरेशन कुरान करीम से ले रहे हैं। एक बंदा मौलाना रूमी, दूसरा बंदा उसामा बिन लादेन। अब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, जमीन आसमान का फर्क। एक जो है दहशतगर्द और एक इतना कमाल का बुजुर्ग शायर
और दोनों कह रहे हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो यानी कि इस्लाम और इस्लाम में फर्क तो फिर हो गया ना। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि आप मजहब से दूर हो गए थे, मुझे नहीं पता कि इसका जवाब मैं क्या दूं। नहीं, अभी आप सूफीज्म के मतलब मुझे करीब नजर आया ना, तो शायद इससे पहले आप नहीं थे, आपने कहीं शायद मेंशन किया था कि मेरे लिए मजहब कुछ नहीं रहा था, ये चीजें कुछ नहीं थी। हाँ, वो तो मैंने जिक्र किया ना, जब मैं पाकिस्तान में ज़िया के दौर में था, उस वक्त तो मुझे वो मजहब सिर्फ वो उन मौलवियों की शक्ल में नजर आता था जो कि एक फौजी आमरीत का साथ दे रहे थे और अमेरिकन सरमायादारी के साथ खड़े थे। मेरे लिए तो उस वक्त वो मजहब था। उस वक्त मैंने इन चीजों को तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, आप जर्मनी बोर्न भी काफी दफा आए हैं ना, तो आप शायद एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसका थोड़ा सा बताएं हमें। नहीं यार, मैं तो अपना मेरी फील्ड तो सकाफत और तहजीब है, कल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर। लेकिन लेकिन आपने एक ड्रामा आजकल मेरे ख्याल में स्टेज ड्रामा करें जिसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट और इन चीजों का भी टच दिया। हाँ, मैं आ रहा हूँ। टच नहीं, मैं वो उन लोगों में नहीं हूं जो कि वो कोई इस्लामिक टच देता है या एक इन्वायरमेंटल टच देता है। मेरा उस पे यकीन है। मैं समझता हूं कि माहौलियात का जो मौजू है, इन्वायरमेंट का जो मौजू है, वो एक ऐसा नुक्ता है जो जिसके अंदर सलाहियत है कि वो पूरी इंसानियत को जो है एक नुक्ते पे जोड़ सकती है। यानी कि चाहे आप मुसलमान हो या चाहे आप ईसाई हो या आप हिंदू हो या काफिर हो या आप सेक्युलर हो या कंजर्वेटिव हो या प्रोग्रेसिव हो या जो भी हो, इस नुक्ते का आप इनकार नहीं कर सकते कि भाई हम जहां पे रह रहे हैं, जो दुनिया है, हमारे जिस तरीके से हमने इस दुनिया को चला रहे हैं, जाहिर है हम तो उसका एक छोटा सा उसमें पुर्जा है या एक, लेकिन हमारे इंसान के अमाल की वजह से दुनिया को नुकसान हो रहा है। और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम अपने आप को तबाह कर देंगे इस दुनिया में, और इस दुनिया में ज्यादातर जो जानदार मखलूक हैं उनको भी अपने साथ तबाह कर देंगे। शायद फिर भी कुछ ना कोई लाइफ तो कंटिन्यू करती रहेगी, लेकिन हम इसलिए हमें कुछ जागने की अब वक्त आ चुका है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए एनवायरनमेंट एक बड़ा बुनियादी एक नुक्ता है। तो इस पे अभी मैंने एक प्ले लिखा है, एक ड्रामा थिएटर प्ले। उसको हम मई के आखिर में 25 मई से 31 मई को हम उसको कराची नापा के ऑडिटोरियम में स्टेज कर रहे हैं। नापा जो है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहां पे इसके एक हफ्ते के लिए उधर वो स्टेज होगा। इसका नाम है दरिया की बेटी, द रिवर्स डॉटर। और इस पे जो है मैंने वो एक पुरानी सिंधी दास्तान है उमर मारवी, जिसके बारे में शाह लतीफ भिटाई ने भी लिखा। और उस दास्तान में उमर एक बादशाह होता है जिसको प्यार हो जाता है एक गांव की लड़की से जिसका नाम होता है मारवी, और वो उसको अगवा करके ले आता है अपने महल में। लेकिन वो जितना भी उसको वो जो जायदाद वायदाद उसको सब चीज ऑफर करता है, लेकिन वो मारवी कहती है कि नहीं, मुझे अपनी मिट्टी मुझे ज्यादा अजीज है, और तुम्हारे महल से मुझे खुला आसमान और उसमें तारे मुझे ज्यादा अजीज है। तो वो मैंने सिर्फ वो कैरेक्टर्स लिए हैं और एक मॉडर्न डे कहानी बनाई है जिसमें एक माहीगीरों का एक फिशिंग विलेज है दरिया के साथ, और उसमें मारवी जो है एक बड़ी एक डाडी और खुद मुख्तार एक खातून है जिसको एक बड़ी फिक्र रहती है अपने दरिया के लिए। और दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो कि उन गांव वालों को वहां से भगाना चाहते हैं। और उसका जो मालिक है या उसका जो डायरेक्टर है वो उमर है, और उसके साथ जो है वो एक लोकल वडेरा भी जुड़ा हुआ है, पीर तोता साईं, जिसका रोल मैं खुद करूंगा। और उसके साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक टिकाऊ कॉरपोरेशन वालों की है, उसमें की मेजर इन्वेस्टमेंट जिनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता मुल्क में। तो एक तरफ जो है ये कुव्वतें जो हैं वो एलाइड हैं, एक तरफ ये साइड है, और वो उस दरिया को और इस धरती को इस नजर से देखती हैं कि इससे मुनाफा कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा किस तरह कमाया जाए। और दूसरी तरफ एक मारवी की सोच है जो कि मुनाफे की नजर से नहीं देख रही चीजों को, जो कि ये देख रही है कि यार हम तो रखवाले हैं इस धरती के, हम तो माली हैं इस दुनिया में। तो ये ड्रामा अभी जो है अभी इसको हम कर रहे हैं नापा में, और इसको उसके बाद फिर हम जुलाई में लंदन में इसकी इंग्लिश स्क्रिप्ट की कुछ रिहर्स्ड रीडिंग्स भी रखेंगे।
और नापा में एक हमारी नापा की ही एक फैकल्टी मेंबर है, एक बड़ी जबरदस्त डायरेक्टर कुलसूम आफ्ताब, वो इसको डायरेक्ट कर रही है। और हाँ, तो बस चले, ये जब आप अब लंदन में तो फिर आप जर्मनी भी आइएगा यार इंशाल्लाह एक दिन, क्यों नहीं, मतलब ड्रामे के साथ, वैसे तो चक्कर लगेगा ही। हाँ जी। बिल्कुल चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें। और यार, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें भी हमने ज्यादातर सियासत पे ही बात की, लेकिन अब क्या करें आजकल के दौर आजकल में। का है, हाँ, लेकिन बहुत बस शुक्रिया आपने। दोस्तों को ये हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे करीबी एक गिरोह है दोस्तों का इस्लामाबाद में, उसमें भी इख्तलाफ राय पाई जाती है। और जब भी कोई बातचीत ज्यादा तल्ख होना शुरू हो जाती है सियासत के मौजू पे, तो मैं कहता हूं कि यार देखो, हमें एक दूसरे की नीयत पे शक नहीं होना चाहिए। चाहे आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं, या चाहे आप नवाज शरीफ या मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप यकीनन अपने मुल्क के लिए अच्छा ही चाहते हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास जो मालूमात है, जिसकी बुनियाद पे आपने अपने जो भी वो एक सियासी एक फिक्र जो है वो एक बनाई है, उनमें फर्क हो सकता है कि मेरे पास मुख्तलिफ डेटा मौजूद हो, आपके पास मुख्तलिफ डेटा मौजूद हो, लेकिन नीयत पे शक नहीं होना चाहिए, और इसलिए जो है इस मौजू पे लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बड़े बहुत अच्छा शुक्रिया, प्रोग्राम पे हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को। खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज़। अल्लाह दिवाले।